दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इनका नाम आजकल आप खूब सुन रहे हैं, हमने शो में भी जिक्र किया। भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री ओली संसद में बिल लाकर उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके को भी अपने नक्शे में बता चुके हैं, कानून बनवा चुके हैं। लेकिन अब नेपाल में प्रधानमंत्री ओली का विरोध हो रहा है। उनकी ही पार्टी के नेता इस्तीफा मांग रहे हैं और जब ओली पर इस्तीफे का दबाव आया तो वो क्या बोले? उन्होंने कहा कि भारत के इशारे पर कुछ नेता मेरी सत्ता को डावाडोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनकर उनकी पार्टी के नेता और भड़क गए और कह रहे हैं कि या तो आप भारत पर आरोप साबित करो या इस्तीफा दो। ये संकट लगातार बढ़ रहा है। इन सब के मद्देनजर केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आज बैठक बुलाई और राष्ट्रपति से कहकर संसद का बजट सत्र खत्म कर दिया। यानी अब संसद अगला सत्र बुलाए जाने तक नहीं चलेगी। जानकार कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली ने यह फैसला लिया है। लेकिन क्या अब भी नेपाली प्रधानमंत्री की कुर्सी बचेगी? क्या भारत ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहता है? नेपाल का खेल क्या है, पूरा रेशा समझाएंगे आपको खोलकर। इस पूरी कहानी के दो हिस्से हैं, एक 8 मई से पहले का, दूसरा 8 मई के बाद का। और 8 मई क्यों, ये डिवीजन इस तारीख का। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में नेपाल और चीन की सीमा के पास एक सड़क का उद्घाटन करने गए थे। ये सड़क लिपुलेख पास से मानसरोवर यात्रा में अहम लिंक मानी जा रही है। नेपाल की सरकार ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले कहानी का पहला हिस्सा समझते हैं। नेपाल में 2006 में राजशाही खत्म हुई तो उसके बाद 3 बड़ी पार्टियां उभरी जिनके नेता अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली नेपाली कांग्रेस, जिसके नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहे। दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी, जिसके नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। और तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इसके नेता है केपी शर्मा ओली। अब इसमें से प्रचंड की पार्टी और ओली शर्मा की पार्टी वामपंथी पार्टियां हैं, लेकिन प्रचंड की पार्टी की विचारधारा चीनी पार्टी की विचारधारा के ज़्यादा करीब है, या यूं कहें कि प्रचंड विचारधारा के हिसाब से चीन के ज़्यादा करीब है। 2017 में नेपाल में आम चुनाव हुए। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने। उसके बाद 17 मई 2018 को दोनों पार्टियां एक हो गई। कौन कौन सी? पुष्प कमल दहल प्रचंड की माओवादी पार्टी और केपी शर्मा ओली की यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। और नई पार्टी जो बनी तो उसका नाम रखा गया नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि एनसीपी। प्रचंड और ओली दोनों इस पार्टी के चेयरमैन बने, लेकिन जल्द पार्टी पर कंट्रोल को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। प्रचंड ने कहा कि मेरे और केपी शर्मा ओली के बीच 2.5 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने का समझौता हुआ, लेकिन ओली प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बात को नहीं मान रहे थे। आखिरकार दोनों में सुलह हुई और प्रचंड इस बात पर राजी हो गए कि ठीक है, ओली 5 साल तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लेकिन पार्टी का एग्जीक्यूटिव चीफ अब वो बनेंगे। तो ये था सुलह का फॉर्मूला। इसके हिसाब से पार्टी के हेड प्रचंड बन गए, सरकार के हेड ओली। और क्या क्या शर्तें हुई थी, सुनिए नेपाल के जर्नलिस्ट परशुराम काफले से। और मर्जर के दौरान उन्हें एक सहमति की गई कि 5 साल के जो कार्यकाल होगा उसमें 2.5 साल केपी ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी एकता के बाद जो परिस्थिति आ गई उसमें प्रचंड को हमेशा एक संशय पैदा हो गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने, चाहे वो पार्टी का इश्यूज हो चाहे वो सरकार के इश्यूज हो, उसमें खास तौर पर प्रचंड समूह को ज़्यादा छलफल भी नहीं किया, विचार विमर्श भी नहीं किया। प्रचंड और ओली के बीच ये समझौते भी नहीं चले। पार्टी में फिर से खटपट होने लगी। ओली पर आरोप लगा कि वो पार्टी को बिना विश्वास में लिए अपनी मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। भ्रष्टाचार और अपनों को फायदा देने का भी आरोप लगा। इन सब आरोपों में प्रधानमंत्री ओली घिर रहे थे कि फिर 8 मई वाली घटना हुई जिसका हमने जिक्र किया। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे और ओली ने इसी के सहारे अपने उखड़े पांवों को फिर से मजबूत करने की कवायद की। उन्होंने भारत के खिलाफ बयान देने शुरू किए, कहा कि भारत ने नेपाल के इलाके में सड़क बनाई है। ओली का ये दांव फौरी तौर पर चल गया।
उन्हें न सिर्फ प्रचंड बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भी साथ मिला। लेकिन ओली ने सिर्फ अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए भारत के खिलाफ जनता की भावनाएं भड़काई। सुनिए शिव नादर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर अतुल मिश्र के विचार। इसमें जो इंडिया के लिए अच्छी बात है वो ये है कि नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम इंक्रीजिंगली इंडिया की तरह बनता चला जा रहा है, इन द सेंस कि वो डेमोक्रेटाइज हो रहा है। जहां पर बगल की शक्ति, बगल में महाशक्ति है, बड़ी शक्ति है, जिसके इंटरफेरेंस को बहाना लेकर के अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहें तो आप कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही साफ साफ नजर आता है कि यही हो रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने संसद से नेपाल का नया नक्शा पास करवाया, जिसमें भारत के इलाके नेपाल में दिखाए गए। भारत ने इसे आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट यानी सीमाओं का काल्पनिक विस्तार बताया। तो ओली का सीमा विस्तार का दाव कागजों पर चला, राष्ट्रवाद का दाव चला, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उनकी घरेलू पॉलिटिक्स के जो मुद्दे थे उसकी बिना पर जनता और नेताओं ने उन्हें फिर से घेरना शुरू कर दिया। कोरोना के खिलाफ कमजोर व्यवस्था, काम न करने के आरोप, इनको लेकर प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। और तब ओली ने एक और काम किया, एक अध्यादेश लेकर आए दल बदल कानून को कमजोर करने के लिए। मंशा ये थी कि नेपाल की मधेशी पार्टियों के सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया जाए, ताकि प्रचंड अलग भी हो तो उनकी सरकार न गिरे। भारी विरोध के बाद इस अध्यादेश को ओली सरकार को वापस लेना पड़ा। पार्टी में ओली का विरोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पार्टी के एग्जीक्यूटिव मुखिया हैं प्रचंड, और ओली उनसे बिना पूछे ही फैसले ले रहे थे। इस पार्टी का स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए ताकि आपको प्रेशर ग्रुप समझ में आए। इसकी सेक्रेटरीट में 9 सदस्य हैं, इनमें से 6 प्रचंड के खेमे के हैं और 3 ओली के। प्रचंड के साथ साथ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधवराव नेपाल और झालानाथ खानाल भी हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के 44 सदस्यों में भी प्रचंड के पास 30 हैं, यानी केपी शर्मा ओली का धड़ा कमजोर है। और इस हाल में जनता में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए ओली भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ओली जी की स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। उनको तो नेपाल के पॉलिटिशियंस खुद ही पूछ रहे हैं कि इस बात का प्रमाण दीजिए कि वो भारत के साथ मिलकर उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 2016 में जब उनकी सरकार गिरी थी, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की कुछ बयानबाजी करी थी कि भारत का हाथ इसके पीछे था, या उनको हटाने का पूरा प्रोसेस रिमोट कंट्रोल हुआ था। उनके ऊपर जब भी कोई ऑपोजिशन का अटैक होता है तो वो नेशनलिज्म का कार्ड खेलने लगते हैं। वन शुड नॉट रीड टू मच इनटू हिज स्टेटमेंट। इसके साथ ही नेपाली प्रधानमंत्री ने चीन के साथ भी करीबी दिखाई। नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यानकी ने एक इंटरव्यू में नेपाली जनता को उस बयान के आधार पर उकसाने की कोशिश की जिसमें भारत के सेना प्रमुख ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा के लिहाज से चीन के करीब है। 2019 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग का समझौता भी हुआ। ओली अभी प्रचंड पर भारत के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रचंड को चीन के ज्यादा करीब माना जाता है। सुनिए स्थानीय पत्रकार की राय। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को हर हमेशा ऐसा लग रहे हैं कि भारत हमेशा उनका सरकार के खिलाफ में है और वो भारत का कारण वो सिक्योर नहीं है। तो जब पार्टी के अंदर कुछ डिस्प्यूट आती है वो ब्लेम करते हैं कि भारत उसमें खेल रही है। और जब प्रचंड उनका पार्टी का चेयरमैन जो पिछली बार भारत गए थे एक प्रोग्राम में, तो प्रचंड ने भारत में एक सार्वजनिक किया कि उन्हें और ओली जी ने तो 2.5 साल प्रधानमंत्री बनने का समझौता किया है। तो ओली जी को ऐसा लगा कि वो भारत जाके प्रचंड ने वो स्टेटमेंट क्यों दे दिया है। तो इस हिसाब से ओली जी अपने कॉलीग्स के ऊपर एक सशंकित थे और अभी भी सशंकित हैं। पूरे मुद्दे का लब्बो-लुआब ये निकलता है कि हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में नेपाल का झुकाव चीन की तरफ होता है और भारत के साथ संतुलन भी होता है, लेकिन ओली ने नेपाली विदेश नीति के खिलाफ जाकर भारत के विरोध में बयानबाजी की, अपनी सरकार बचाने के चक्कर में, और दोनों देशों के दशकों पुराने संबंध खराब किए। तो क्या ओली सरकार बचा पाएंगे? शायद कुछ दिन बच जाए, लेकिन लंबे वक्त तक ओली का कुर्सी पर रहना मुश्किल लगता है। आज प्रचंड ने पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई थी और उसमें भी ओली शामिल नहीं हुए। वो प्रचंड से नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी विभाजन के नियम में बदलाव के लिए ओली नया अध्यादेश भी ला सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि कुछ दिन और ओली अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन आखिरकार प्रचंड और माधवराव खेमे के सामने उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ेगी। और तब नेपाल के अगले प्रधानमंत्री प्रचंड के खेमे से माधव कुमार नेपाल हो सकते हैं।